गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिया दीक्षित और वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ सैनिक डिफेंस एकेडमी। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं आपको साइंस के क्वेश्चन कराऊंगी जो सेट वाइज होंगे और एक सेट में 15 क्वेश्चन होंगे। तो वैसे ही आज हम सेट 3 पे आ चुके हैं। हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया है जिसमें मैंने आपको 15 यानी 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम सेट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आपको कल होमवर्क दिया था और कहा था कमेंट करने के लिए कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत बताएं। मतलब प्रोटीन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में किस में से प्राप्त होता है, तो उसका आंसर आएगा सोयाबीन। सोयाबीन में से सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है, याद रखना है। ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत। ये मैंने आप सभी को कमेंट करने के लिए कहा था, तो इसका आंसर आएगा सोयाबीन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेट, जो सेट नंबर 3 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का रासायनिक सूत्र बताएं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है ओजोन का रासायनिक सूत्र बताएं। ऑप्शन ए में है, हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है, वो है OZ। ऑप्शन बी में दिया हुआ है O2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है O3 और ऑप्शन डी है नन। तो एक बार पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ओजोन का रासायनिक सूत्र बताएं। ओजोन का रासायनिक सूत्र बताएं। आप सब ओजोन गैस के बारे में जानते हैं, बस उसी का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो सॉरी, ये लिखा है OZ जो है वो ओजोन का रासायनिक सूत्र नहीं है। नेक्स्ट आते हैं O2 पे। तो O2 जो होता है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। O2 जो होता है इसे ऑक्सीजन कहा जाता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में लिखा है O3। तो O3 जो है यही हमारा राइट आंसर है। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। यदि आपको आंसर पता ना हो तो आप ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं। OZ है, ये तो ओजोन का रासायनिक सूत्र हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है O2, तो ये ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का है तो ओजोन का नहीं हो सकता। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा O3। तो सभी को याद रखना है कि O3 जो है वो ओजोन का रासायनिक सूत्र है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पानी का रासायनिक सूत्र बताएं। पानी का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेट 3 का सेकंड क्वेश्चन साइंस का। पानी का रासायनिक सूत्र बताएं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा है NaCl, ऑप्शन बी लिखा हुआ है N2O, ऑप्शन सी में है H2O और ऑप्शन डी है एक भी नहीं। वापस एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। सेट 3 का क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, पानी का रासायनिक सूत्र बताएं। यहाँ पे हमको पानी का रासायनिक सूत्र पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ओजोन का रासायनिक सूत्र देखा। तो पानी के रासायनिक सूत्र में पहला हम ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है NaCl। NaCl का पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो NaCl है ये नमक का रासायनिक सूत्र है। ये जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है, यानी ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो गया, हमको पूछा गया है पानी का। नेक्स्ट हम देखते हैं N2O। N2O कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है या फिर हिंदी में इसे हास्य गैस कहते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हिंदी में हास्य गैस कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि हमको पानी का रासायनिक सूत्र पूछा है। अब थर्ड देखते हैं H2O। तो हमको पता है कि 2:1, यदि हम 2 और 1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो किसका सूत्र बनता है? पानी का रासायनिक सूत्र बनता है। यानी यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है H2 है ये राइट हो गया।
साथ ही साथ आपको ये दोनों भी याद रखना है कि NaCl है, ये नमक का रासायनिक सूत्र है, और N2O है यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये हास्य गैस है। तो यहाँ पे हमारे सेट 3 के 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक जो मैं साइंस के आपके क्वेश्चन करा रही हूँ सेट वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भी लर्न कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डेसिबल एक खाली जगह होता है। डेसिबल को हम डीबी भी लिख सकते हैं, डीबी। डेसिबल एक खाली जगह होता है, और यहाँ हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है ध्वनि यंत्र, ऑप्शन ए दिया हुआ है ध्वनि यंत्र। ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है ध्वनि का एक स्वर, ध्वनि का एक स्वर। ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है ध्वनि के स्तर का मापक, ऑप्शन सी दिया हुआ है ध्वनि के स्तर का मापक। और ऑप्शन डी दिया हुआ है हमें, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ध्वनि की तरंग धैर्य, ध्वनि की तरंग धैर्य। एक बार वापस पहले क्वेश्चन को रीड करके समझते हैं। दिया हुआ है डेसिबल एक खाली जगह है, तो डेसिबल कोई ध्वनि यंत्र नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया है ध्वनि का एक स्वर, ये कोई स्वर नहीं है, ध्वनि का कोई स्वर थोड़ी है डेसिबल, ये ध्वनि का कोई स्वर भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं ध्वनि के स्तर का मापक, यानी ध्वनि का जो स्तर है ना वो किस में मापा जाता है, उसका मात्रक क्या है, तो आंसर आएगा डेसिमल। जैसे कि हम सबको पता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो वो किलोग्राम में मापा जाता है। वैसे ही ध्वनि को भी मापने का एक स्तर आता है जिसे डेसिबल कहते हैं, और जिसका संकेत होता है स्मॉल डी और कैपिटल बी, इसे डेसिबल कहा जाता है। जैसे हम बाकी राशियों को मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, वैसे ही ध्वनि को भी मापने का एक स्तर दिया गया है जिसे कहा जाता है डेसिबल। और अगर इसका संकेत आपसे पूछा जाए तो स्मॉल डी आएगा और कैपिटल बी आएगा। आप सभी को समझ में आ गया ये। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सभी को याद रखना है डेसिबल, डेसिबल क्या है, तो ये ध्वनि को मापने के लिए एक स्तर दिया गया है, मापक दिया गया है, वही है डेसिबल। द्रव्यमान का पूछा जाए तो किलोग्राम आएगा, यदि विद्युत धारा का पूछा जाए तो एम्पियर आएगा, ज्योति तीव्रता का पूछा जाए तो कैंडल आएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है विस्थापन किस प्रकार की राशि है, विस्थापन किस प्रकार की राशि है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन किस प्रकार की राशि है। विस्थापन किस प्रकार की राशि है। यहाँ पे हमको ऑप्शन ए में दिया हुआ है अदिश राशि, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सदिश राशि, ऑप्शन सी दिया हुआ है व्युत्पन्न राशि, और हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन, यानी एक भी नहीं, नन ऑफ दिस यानी एक भी नहीं। सबसे पहले देखते हैं विस्थापन क्या होता है। प्रारंभिक दूरी माइनस अंतिम दूरी का जो माइनस करके जो आपका आंसर आता है उसी को कहा जाता है विस्थापन, यानी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखें तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ राशियों के नाम दिए गए हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। ये होती क्या है, तो अदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिनके लिए आपको सिर्फ एक अंक की ज़रूरत है, किसी दिशा की ज़रूरत नहीं है।
जिन राशियों को मापने के लिए आपको बस एक अंक चाहिए, एक परिमाण चाहिए, उसे अदिश राशि कहा जाता है। दूसरा देखते हैं सदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए आपको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो वो आएगा अंक। परिमाण का मतलब होता है अंक। अदिश राशि वैसी राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए आपको बस एक अंक की ज़रूरत होती है, आपको दिशा नहीं बताना होता है। उन राशियों को कहते हैं अदिश राशि। ऑप्शन बी में है सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होता है, तो जिनको मापने के लिए आपको दिशा तो चाहिए ही, साथ में परिमाण भी चाहिए, तो उन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। अब इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे कि इसकी ट्रिक है आकाश पर घनी चादर, आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में, ताऊ दुविधा में। ये सभी अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि की ट्रिक है वे तब भावी। सदिश राशियों को याद करने की ट्रिक है वे तब भावी। अब मैं एक एक करके समझाती हूँ। इसमें क्या आएगा, आ से आएगा आयतन, का से आएगा कार्य, स से होगा समय, प से होगा परिमाण, घनी से होगा घनत्व, चा से होगा चाल, दर से होगा द्रव्यमान, ता से होगा तापमान, उ से होगा ऊर्जा, दू से होगा दूरी, वी से होगा विद्युत ऊर्जा, दा से होगा दाब और में से होगा मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा। यानी मैंने आपको ये जितनी राशियां बताई ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। मतलब इनको मापने के लिए आपको सिर्फ एक अंक चाहिए, कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं सदिश राशियां कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया है वे तब भावी। तो वे से हो जाएगा वेग, संवेग और आवेग। वे से होगा वेग, संवेग और आवेग। ये तीनों कैसी राशियां हैं, सदिश राशि। त से होगा त्वरण, ब से होगा बल, भा से होगा भार और वी से होगा विस्थापन। वी से होगा विस्थापन। तो बस यही हमको पूछा गया है यहाँ पे कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है। तो हमने देखा कि वो सदिश की ट्रिक में आ रहा है वी, यानी विस्थापन किस प्रकार की राशि होगी, सदिश राशि होगी। समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। ये बस आप ट्रिक एक ये भी ट्रिक याद रखते हैं ना तो भी आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ये छोटी सी ट्रिक याद रखिए, अगर ये सभी सदिश हैं तो इनके अलावा जितनी बची वो किस में आएंगी, अदिश में आएंगी। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आगे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। अब यहाँ मुझे आगे कोई ऑप्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर है। यहाँ मैं कोई ऑप्शन नहीं लिखूंगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा।
यहाँ पे पूछा क्या है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब हम सभी को पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण जो भी हरी वनस्पतियां हैं ना, वो अपना खाना खुद बनाती हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा बनाती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाती हैं। जो हरे पौधे आते हैं, हरे पौधों की पत्ती में एक लवक पाया जाता है जिसे हरित लवक कहा जाता है, हरित लवक। और यदि इसे इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में इसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो बस हरी पत्तियां इसी लवक के कारण, इसी क्लोरोफिल के कारण अपना खाना स्वयं बनाती हैं, और वो जो क्रिया होती है खाना बनाने की, उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। लवक जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। समझ में आया? 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे ऑप्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन ए से ही समझा दिया। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत के उदाहरण है? नवीनीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। यहाँ पे हमको ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन बी है हमारे पास पेड़, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सौर ऊर्जा। अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो देखिए, आपको पूछा गया है, क्या गया है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा की नवीनीकरणीय। अब देखिए, नवीनीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका एक बार उपयोग करने के बाद आप बार बार उसका उपयोग कर सकें, मतलब उसकी ऐसी स्थिति ना आए कि वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, आपको फिर से वो प्राप्त ना हो। समझ में आया? उसे कहा जाता है अनवीनीकरण। जिसका एक बार उपयोग करने के बाद आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते, मतलब भविष्य में इसकी ऐसी स्थिति आएगी जो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नवीनीकरण का मतलब वो होता है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद आप बार बार उपयोग कर सके, वो नष्ट ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कोयला। कोयला तो नवीनीकरणीय नहीं है। यदि इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाएगा तो भविष्य में एक ऐसा टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद है पेड़। जैसा कि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ को काटते जा रहे हैं, लकड़ियों के उपयोग के लिए पेड़ को काटते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम नवीनीकरणीय नहीं कह सकते। उसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का भी अधिक मात्रा में उपयोग होता जा रहा है, हम इसे नहीं कह सकते कि ये भविष्य में भी हमको संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो लास्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत। मतलब इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसका अगर हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो ये भविष्य में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन है, PV इज इक्वल्स टू स्थिरांक, PV इज इक्वल्स टू स्थिरांक खाली जगह कहलाता है, खाली जगह कहलाता है। यहाँ हमको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम।
ऑप्शन बी दिया हुआ है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम। और ऑप्शन डी दिया हुआ है ओम का नियम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ओम का नियम। अब चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। PV इज इक्वल्स टू स्थिरांक, स्थिरांक की जगह आप k ले सकते हैं। PV इज इक्वल्स टू k, ये खाली जगह का नियम कहलाता है। सबसे पहले दिया है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? तो जो स्नेल का नियम है ना, वो प्रकाश के परावर्तन में यूज किया जाता है। स्नेल का नियम जो है ना, वो क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू। इसको स्नेल का नियम कहा जाता है, जो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में यूज किया जाता है। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू, ये स्नेल का नियम है। मतलब ये वाला सूत्र यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। सबसे पहले नियम में उन्होंने बल के बारे में बताया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो गति नहीं करेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा के हम रोकेंगे नहीं, वो रुकेगी नहीं। दूसरा नियम जो है वो है संवेग पे आधारित, कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा और उसका वेग ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। थर्ड है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी यदि किसी परिपथ में वोल्ट धारा जो है वो हमेशा वोल्ट के समानुपाती होता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा बह रही है तो वो धारा जो है उसमें जो वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, उसके मान के बराबर होती है। ये ओम का नियम था। तो हमने ये तीनों ऑप्शन देख लिए, ए, सी और डी देख लिया। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा जो है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम PV इज इक्वल्स टू K होता है, जो दाब और आयतन के लिए दिया गया था। बॉयल का नियम जो है वो दाब और आयतन के लिए दिया गया था। PV इज इक्वल्स टू K को आप स्थिरांक भी लिख सकते हैं। यानी हमने एक एक करके ये सारे नियम देख लिए। यदि आपको स्नेल का नियम पूछा जाता है तो आंसर आएगा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू म्यू। न्यूटन का नियम पूछा जाता है तो मैंने आपको 2 नियम बताए। तीसरा नियम जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, कि यदि मैं किसी दीवार पे बॉल को फेंकती हूँ तो वो बॉल वापस मेरे ऊपर उतनी प्रतिक्रिया भी करेगी। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। उसके बाद है ओम का नियम। ओम के नियम का जो सूत्र है वो है V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V आपका वोल्टेज है, I धारा है और R जो है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो अब बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम जो है वो है दाब और आयतन पे आधारित है। तो अब हम 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे हमको ऑप्शन ए दिया हुआ है खाने का सोडा, खाने का सोडा। ऑप्शन बी दिया हुआ है धोने का सोडा, ऑप्शन सी दिया हुआ है हास्य गैस,
और ऑप्शन डी दिया हुआ है भारी जल। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है खाने का सोडा, ऑप्शन बी दिया हुआ है धोने का सोडा, ऑप्शन सी में है हास्य गैस, जो हम देख चुके हैं हास्य गैस होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और भारी जल दिया है, भारी जल को कहा जाता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। दोनों याद रखना है, भारी जल उसको हैवी वाटर या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहा जाता है, और ये है हास्य गैस जिसे N2O कहा जाता है। हास्य गैस का दूसरा नाम है लाफिंग गैस या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे हमको पूछा है सोडियम कार्बोनेट, तो याद रखना है सोडियम कार्बोनेट जो है वो है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट जो है वो है धोने का सोडा। यदि यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोनेट की जगह पूछा होता सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में आप लिखते खाने का सोडा। अब इसको याद कैसे रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हम खाना दिन में कितनी बार खाते हैं? 2 बार खाते हैं, और 2 को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? बाई कहा जाता है। 2 को केमिस्ट्री में बाई कहा जाता है, तो वही याद रखना है। खाने का सोडा होता तो आता सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे हमको धोने का सोडा पूछा हुआ है, तो धोने के सोडा में आएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लवन, ऑप्शन ए है प्लवन, ऑप्शन बी दिया हुआ है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी दिया हुआ है केशिकत्व, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक भी नहीं यानी नन। पानी की बूंदों का आप सभी ने देखा है कि पानी की जो बूंदें होती हैं ना वो गोल होती हैं, तो गोल होने का उनका कारण क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पृष्ठ तनाव। प्लवन तो आएगा नहीं, प्लवन जो है वो है तैरने का सिद्धांत। प्लवन जो है वो तैरने का सिद्धांत जो किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दबाव को या तनाव को पृष्ठ तनाव कहा जाता है, और इसी पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की जो बूंदें हैं वो कैसी होती हैं? गोल होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। प्लवन तो आएगा नहीं, केशिकत्व भी नहीं आएगा, ये दोनों तो बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है पृष्ठ तनाव। समझ में आया सभी को? 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टेन नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पृथ्वी पर जी का मान बताएं। पृथ्वी पर जी का मान बताएं। पृथ्वी पर जी का मान बताएं। अब ये जी क्या है? इस जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इस जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान जो है वो पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। स्मॉल जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे पूछा है पृथ्वी पर जी का मान बताइए। यदि पृथ्वी के केंद्र पे पूछा होता तो जी का मान जो है वो 0 आता। यदि पृथ्वी के केंद्र पर पूछा होता तो जी का मान 0 आता। पृथ्वी पर जी का मान पूछा है तो हमारा आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। आपको बस एक वैल्यू याद रखनी है, लेकिन याद रखिएगा कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग होता है। ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और ये जो है ये है गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का मान बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने आपको स्मॉल जी का मान बताया है जो उसकी मात्रक के साथ याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बस ऐसा आ जाता है कि जी का मात्रक बताएं, जी का मात्रक बताएं, तो आपको पता होगा जी क्या है, तभी तो उसका मात्रक पता चलेगा। तो ये जो जी है इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कैपिटल जी का पूछ लिया जाए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, तो वो भी याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ये जो है ये कैपिटल जी का मात्रक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पूछा जाता है कि स्मॉल जी का मात्रक बताएं, वैसे ही कैपिटल जी का मात्रक भी पूछा जाता है। तो दोनों का मात्रक याद रखना है। यदि आपको स्मॉल जी का पूछा जाता है तो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का पूछा जाता है तो उसका आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू भी याद रखनी है। स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। इलेवन नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है, फिर भी मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देती हूँ। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 1। सबसे पहले न्यूटन कौन है? तो न्यूटन के बारे में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। अब न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, वो नियम जो है उनकी संख्या थी 3। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। जो पहला नियम था ना वो पूरा बल पे आधारित है, यानी पहला नियम जो है वो बल की परिभाषा देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो याद रखना है पहला नियम बल की परिभाषा देता है। और पहले नियम को ही गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। सेकेंड नियम जो है वो मैंने आपको समझाया कि वो संवेग पे डिपेंडेंट है, यानी P = mv। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा और वेग भी ज़्यादा होगा तो उसका संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये उनका दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो है वो है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है? हम जब भी स्विमिंग करते हैं, हम तैरते हैं तो हम पीछे की साइड बल लगाते हैं और हम जाते कहाँ हैं? आगे की साइड। कोई भी बंदूक या राइफल चलता है तो हम उसको यहाँ पे रख के चलाते हैं, तो जब भी बंदूक चलती है तो गोली आगे की साइड निकलती है और हमारा कंधा जो है वो पीछे की साइड आता है, यानी ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। पहले नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, याद रखना है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा नियम जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद है 12 नंबर का क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर के क्वेश्चन में दिया है एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई बताएं। एसआई पद्धति में विभवांतर की इकाई बताएं।
यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है कूलम्ब, ऑप्शन सी में दिया हुआ है किलोग्राम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन, यानी एक भी नहीं। क्या पूछा है? विभवांतर। विभवांतर यानी वोल्टेज, वोल्टेज में अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। तो पूछा गया है कि एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में विभवांतर की इकाई बताएं। तो विभवांतर की जो इकाई है एसआई पद्धति में वो है वोल्ट। यदि आपको आवेश का पूछा रहता कि आवेश का मात्रक बताएं तो आता कूलम। यदि द्रव्यमान का पूछा रहता तो हमारा आंसर आता किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको ये तीनों मात्रक याद रखने हैं कि विभवांतर का पूछा जाए तो आंसर आएगा वोल्ट, आवेश का पूछा जाए तो आंसर आएगा कूलम, और यदि द्रव्यमान का पूछा जाता है तो आंसर आएगा किलोग्राम। आगे देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। थर्टीन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन मसूड़ों से संबंधित बीमारी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रिकेट्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्कर्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रतौंधी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन, यानी एक भी नहीं। मसूड़ों से संबंधित बीमारी कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं रिकेट्स। तो रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है और ये हमारी हड्डियों का रोग है। रिकेट्स जो है ये हड्डियों का रोग है और ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है और ये जो स्कर्वी है यही आपकी मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। ये जो स्कर्वी है इसी को मसूड़ों से संबंधित बीमारी कहा जाता है। स्कर्वी में होता क्या है, हमारे जो मसूड़े हैं ना वो सूज जाते हैं, वहाँ से खून आने लगता है, यानी मसूड़ों की जितनी प्रॉब्लम है वो आपके विटामिन सी से जुड़ा हुआ है। विटामिन सी का नाम भी याद रखना है, रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जो हमारे मसूड़ों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और ये बनता है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत बताएं, तो आपको वो भी याद रखना है कि जितनी खट्टी चीज़ें आती हैं वो सभी, लेकिन जब मुख्य स्रोत पूछा जाता है तो उसका आंसर आएगा आंवला। नेक्स्ट सी नंबर का जो ऑप्शन है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रतौंधी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी है, इसी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम याद रखना है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जो हमारे आँखों से संबंधित है। यानी विटामिन ए पूरा किससे जुड़ा है, हमारी आँखों से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक बताएं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक बताएं। प्रतिरोध यानी आर होता है, जो ओम ने दिया था, ओम का नियम था ना V = IR, तो आर जो है वो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। ऑप्शन ए में हमको दिया हुआ है वोल्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन सी दिया हुआ है कैंडेला और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ओम। वोल्ट जो है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि वोल्ट जो है वो किसका, विभवांतर का मात्रक है।
नेक्स्ट देखते हैं एम्पियर। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है। कैंडेला, कैंडेला है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, ओम। ओम इसका मात्रक ओम क्यों रखा गया है? क्योंकि V = IR ये जो नियम है ना, ये ओम ने दिया था। यानी जो भी वोल्टेज होता है वो परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और ये जो R है ना, ये हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध एक प्रकार का रुकावट है। इसके बारे में ओम नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इनके नाम पे से इसका मात्रक रख दिया गया ओम। यानी यदि आपको पूछा जाता है कि आर का मात्रक बताएं या फिर प्रतिरोध का मात्रक बताएं, तो उसका आंसर आएगा ओम। और आपको इसका संकेत भी याद रखना है। अब आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं 15 नंबर का, जो आपका होमवर्क है। होमवर्क देख लेते हैं आज का 15 नंबर का क्वेश्चन। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? प्रकाश की, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? कारण होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हमें यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन। आज का जो आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट करके बताना है, वो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। आकाश में हमको तारे रात को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो हमको ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो भी आर्मी में जीडी की, एनए की, क्लर्क, टेक्निकल, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।